नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया मोना चौधरी और देवराज चौहान का एटमी धमाका जालिम पार्ट 9। तुम यहाँ कैसे? देवराज चौहान के माथे पर बल पड़े। मालूम हुआ कि तुम यहाँ हो तो मिलने चला आया। वानखेड़े आगे बढ़कर बैठता हुआ बोला, इसको नई कार की जरूरत आन पड़ी होवे। बांकेलाल राठौर मूंछ को उंगली लगाकर बड़बड़ाया। देवराज चौहान उसी तरह बैठा वानखेड़े को देखता रहा। अकेला है या? देवराज चौहान ने शब्द अधूरे छोड़ दिए। अकेला हूँ। वानखेड़े की आवाज में किसी तरह के भाव नहीं थे। देवराज चौहान ने बांकेलाल राठौर को प्रश्न भरी नजरों से देखा। अकेलो ही लगो। उसकी निगाहों का मतलब समझकर बांकेलाल राठौर कह उठा। मन ने जगमोहन को बोला हो, वो ताक रहो इस वक्त। तुम बाहर ही रहो, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। बांकेलाल राठौर पलटने को हुआ कि देवराज चौहान पुनः कह उठा, इसकी जेब से रिवॉल्वर निकाल लो। इससे पहले कि बांकेलाल राठौर आगे बढ़ता, वानखेड़े ने जेब में हाथ डाला और रिवॉल्वर निकाल ली। बांकेलाल राठौर एकाएक सतर्क हो गया। हाथ में दबी रिवॉल्वर के ट्रिगर पर उसकी उंगली फौरन कस गई। आंखों में एकाएक दरिंदगी की लहरें उछली। अगले ही पल वानखेड़े ने रिवॉल्वर उसकी तरफ उछाल दी। बांकेलाल राठौर ने दूसरे हाथ से हवा में ही उसकी रिवॉल्वर को थामा। यो स्टाइल मारी को भी मारना आवे। बांकेलाल राठौर तीखे स्वर में कह उठा। थारे थाने का फेरा तो एक बार हम जरूर लगावे और थारे को नए वालो स्कूटर दियो, जिसमें 1 लीटर पेट्रोल डालो तो सारो साल चलो। मारी बात जचो का? वानखेड़े शांत अंदाज में मुस्कुराया। थारा मुस्कुराना ही बहुत होवे, आगे को सब हम संभाल लियो। कहने के साथ ही बांकेलाल राठौर ने हाथ में दबी रिवॉल्वर उछाली और उसे पुनः हाथ में दबाकर पलटा और बाहर निकल गया। देवराज चौहान और वानखेड़े की निगाह पुनः मिली। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। देवराज चौहान ने उसे घूरा। मत भूलो कि तुम पुलिस वाले हो, कानून का हिस्सा हो, और मैं कानून तोड़ता हूँ। यहाँ मेरे और भी साथी हैं, वह कभी भी बिफर सकते हैं। यह ठीक है कि मैं पुलिस वालों पर वार नहीं करता, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि पुलिस वाले से मैं अपनी गर्दन कटवा लूंगा, खास तौर से तब जबकि तुम मुझे गिरफ्तार करके कानून के फंदे में फंसाने के फेर में हो। वानखेड़े ने सिगरेट सुलगाई और मुस्कुराकर कह उठा, मजबूरी थी, मुझे आना पड़ा। क्या? तुमने मेरा 15 करोड़ देना है, जिसका वादा कब का तुमने कर रखा है, लेकिन अपने वादे को पूरा नहीं कर रहे। जब भी मुलाकात होती है 15 करोड़ की बात को तुम अगली बार के लिए टाल देते हो, क्योंकि तुम मिलते ही ऐसे हालात में हो कि उस वक्त रकम मेरे पास नहीं होती। अपनी जगह का पता तुम्हें बता नहीं सकता और अगली मुलाकात का वक्त मैं फिक्स नहीं कर सकता, क्योंकि मिलने पर तुम मेरी गिरफ्तारी का पूरा इंतजाम कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा। वानखेड़े पुनः मुस्कुराया। पुलिस वालों पर मैं विश्वास नहीं करता, देवराज चौहान ने तीखे स्वर में कहा। मुझे मालूम हो चुका था कि तुम यहाँ हो। पुलिस का घेरा मैं यहाँ भी डलवा सकता था। तुम्हारी अपनी सोचें हैं कि तुम क्या काम करते हो या क्या नहीं। अगर यहाँ कुछ नहीं किया तो सिर्फ इसलिए नहीं किया कि तुम मेरी सलामती चाहते हो। ऐसा न करने के पीछे तुम्हारा ही कोई मतलब होगा। देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। वानखेड़े भी उसकी आंखों में झांकता रहा। देवराज चौहान, वानखेड़े के शब्दों में पक्कापन आ गया था। मैं तुम्हें इस तरह राह चलते गिरफ्तार नहीं करूंगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम खुद ही इतने मजबूर हो जाओगे कि तब अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तुम खुद ही आगे बढ़ोगे। और ऐसा वक्त तुम लाओगे? देवराज चौहान मुस्कुराया। मेरी पूरी कोशिश होगी कि ऐसे वक्त को मैं जल्दी लाऊं। वानखेड़े की आवाज में सख्ती आ गई। मैं ऐसे वक्त का इंतजार करूंगा वानखेड़े, देवराज चौहान ने सपाट सर स्वर में कहा। दोनों कई पलों तक एक दूसरे को देखते रहे। अब वह बात करो जिसके लिए आए हो। मैं तो अपने 15 करोड़ मांगने आया था, तुम्हें याद दिलाने आया था। मैं तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूँ वानखेड़े, देवराज चौहान ने होठ भींचकर कहा। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुमसे लंबी बात करूं। वैसे भी पुलिस वालों से मैं दूर रहना ही पसंद करता हूँ। क्यों? पुलिस वाले क्या इंसान नहीं होते? वानखेड़े मुस्कुराया। इंसान ही होते हैं, लेकिन मुझे गिरफ्तार होने या पुलिस की गोली से मरने का शौक नहीं है। वानखेड़े ने कश लिया। तभी वहां सोहन लाल पहुंचा।
वानखेड़े को देखकर चौंका। तो तुम भी यहाँ हो? वानखेड़े मुस्कुराया। मैं? हाँ। सोहनलाल हैरान था कि वानखेड़े यहाँ कैसे आ गया। देवराज चौहान का साथ छोड़ दो, नहीं तो जल्दी मरोगे। लेकिन पुलिस वाले तो मुझे अभी मार देंगे। सोहनलाल हंसा। चलता हूँ, पुलिस वालों से तो मुझे वैसे ही डर लगता है। कहने के साथ ही सोहनलाल वहां से खिसक गया। वानखेड़े ने गंभीर निगाहों से देवराज चौहान को देखा। मोना चौधरी के साथ तुम्हारा क्या झगड़ा हो रहा है? वानखेड़े ने सीधे सीधे पूछा। मैं जानता हूँ तुम इसी बात के लिए आए हो, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन मुझे हैरानी है कि इन बातों का तुम्हें कैसे पता चला? खंडाला में कैसे आ गए? हम लोगों को इन्हीं बातों की जानकारी रखने और काम करने की सरकार से तनख्वाह मिलती है, और पुलिस तो हिंदुस्तान के कोने कोने में मौजूद रहती है। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। तुम्हारा मतलब कि पुलिस को यह सब पता है? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। मोना चौधरी जैसी शख्सियत के साथ तुम्हारा ऐसा क्या झगड़ा हो गया जो तुम दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हो? कभी कभी ऐसी बातें भी हो जाती हैं जो चाही नहीं जाती। मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस मामले को जानने की बहुत ज़रूरत महसूस हो रही होगी। बता भी देता, परंतु बताने से मुंबई के दो बड़े लोगों के नाम सामने आते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम उनसे पूछताछ करना शुरू कर दो। वानखेड़े के होठ सिकुड़े। मतलब कि मामला गहरा है? देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। डकैती छोड़कर इस काम में हाथ कैसे डाल दिया? यह काम तो डकैती से वास्ता नहीं रखता। बातों को उधेड़ने की कोशिश मत करो, कुरेदने से कुछ नहीं जान पाओगे। देवराज चौहान के स्वर में तीखापन आ गया। अब यहाँ से चले जाओ वानखेड़े, तुम्हारा यहाँ होना मुझे पसंद नहीं आ रहा। वानखेड़े ने सिर हिलाया, खड़ा हो गया। मैं जानता हूँ अब मेरे यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम कुछ नहीं बताओगे। कहीं और ही जानने की कोशिश करनी पड़ेगी। वानखेड़े का स्वर शांत था। मोना चौधरी से पहले भी कभी मिले थे? नहीं। इसका मतलब किसी मामले में इत्तेफाक से ही तुम्हारा टकराव हो गया है। वानखेड़े ने होठ सिकोड़े। जाओ वानखेड़े, मुझसे कुछ नहीं जान पाओगे, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। और इस वक्त हालात ऐसे हैं कि मेरी तरफ ध्यान न ही दो तो अच्छा है। मेरे रास्ते में रुकावट मत बनना, क्योंकि जो वक्त चल रहा है वह ठीक नहीं है। अगर तुमने किसी तरह मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मेरे साथ जो लोग हैं वे तुम्हें अपना शिकार बना सकते हैं। मुझे तो बाद में मालूम होगा कि मेरे आदमियों ने ऐसा कर डाला है। वानखेड़े के चेहरे पर गंभीरता आ गई। देवराज चौहान को देखने के बाद उसके चेहरे पर न समझ में आने वाली मुस्कान उभरी। मैं खंडाला में ही हूँ देवराज चौहान। तुम्हारी और मोना चौधरी की लड़ाई में कोई बेगुनाह इंसान नहीं मरना चाहिए। ऐसा हुआ तो खंडाला पुलिस को रोकना मेरे लिए कठिन हो जाएगा। कहने के साथ ही वानखेड़े बाहर की तरफ बढ़ता चला गया। बाहर आकर वानखेड़े कुछ दूर नजर आ रहे बांकेलाल राठौर के पास पहुंचा। बांकेलाल राठौर ने सख्ती से हाथ में रिवॉल्वर दबा रखी थी। आओ पुलिस वाले साहब। बांकेलाल राठौर की आवाज में व्यंग के भाव थे। थारी कार तो पक्की हो गयो हो देवराज चौहान से। मारे स्कूटर के बारे में का ख्याल होवे? मामलों को तय कर ले वो। मेरी रिवॉल्वर दो, वानखेड़े सपाट स्वर में बोला। अभी लो जनाब। पुलिस रिवॉल्वर रख कर पुलिस के पापी न बनो। कहने के साथ ही बांकेलाल राठौर ने जेब से रिवॉल्वर निकाली और वानखेड़े को थमा दी। वानखेड़े को रिवॉल्वर का वजन हल्का सा महसूस हुआ। गोलियां तुमने निकाल ली हैं? वानखेड़े ने कम रोशनी में उसे घूरा। एक तो थारे को मानो पुलिस वाले साहब, घिसे हुए हो। वजन कम हो गया होगा रिवॉल्वर का, तभी तो मारी चोरी को थाम लियो। कहते हुए बांकेलाल राठौर ने दूसरी जेब से रिवॉल्वर की गोलियां निकाली और वानखेड़े की तरफ बढ़ाता हुआ बोला। रिवॉल्वर एक को जेब में डालो और गोलियों को दूसरों जेब में। मारे सामने को रिवॉल्वर गोलियों का मिलन नहीं करवा दियो। वानखेड़े ने खामोशी से रिवॉल्वर और गोलियां अलग अलग जेब में डाल ली। एक चले हो? बांकेलाल राठौर की नजरें वानखेड़े पर जा टिकी। वानखेड़े ने होठ भींचकर उसे देखा। देवराज चौहान थारी ठुकाई करो तो बाहर आकर गुस्सा मारे पर क्यों ठोको? बांकेलाल राठौर ने होठ सिकोड़कर कहा। मन ने तो थारे को उंगली भी ना लगायो। तुम्हारी जुबान बहुत चलती है। वानखेड़े के होठों से सख्त स्वर निकला। यो तो बहुत अच्छी बात होवे कि मारी जुबान ही चलो।
अगर मारे हाथ में जो रिवॉल्वर चलो होवे तो थारे को कबो का वट दिया होवे। बांकेलाल राठौर ने खतरनाक लहजे में कहा। वानखेड़े के दांत पिंच गए, परंतु उसने खामोश रहना ही ठीक समझा। अब यहाँ से आगे चल लो, बांकेलाल राठौर ने कड़वे स्वर में कहा। हमको नहीं मालूम कि थारा मारे देवराज चौहान से का टांका फिटो हो, पर तुम मारी बात कानों में और दिमाग में अटका लियो कि मारे को पुलिस वाले का यहाँ आना अच्छा ना लगो। मारे को पसंद नहीं कि तुम यहाँ पे फिर फेरा मारो। अब आयो तो सोच के आयो कि मारी कोई जिम्मेवारी न होवे। ज्यादा मत बोला करो, वानखेड़े ने एकाएक पुलिसिया लहजे में कहा। चेहरे पर खतरनाक भावों को लपेटे बांकेलाल राठौर ने रिवॉल्वर की नाल वानखेड़े के सीने पर रख दी। मारी जुबान चलो तो थारी सेहत के लिए बढ़िया हो, मारी जुबान चुप होवे तो यो खिलौना बोलो, तब थारी जुबान खामोश हो जायो। तभी ऊपर से देखते जगमोहन का तेज स्वर उनके कानों में पड़ा। बांके, हुकुम, वानखेड़े पर गोली मत चलाना। जगमोहन की आवाज में तेजी थी। मारे को का जरूरत होवे, अभी तो मामलो ठंडा लगो। सर्द लहजे में कहने के साथ ही बांकेलाल राठौर ने वानखेड़े की छाती से रिवॉल्वर हटा ली। अब आगे को चलो। वानखेड़े दांत भींचे खामोशी के साथ आगे बढ़ गया। थारे थाने में आकर चा पीऊं एक दिन, पीछे से बांकेलाल राठौर ने कड़वे स्वर में कहा। जब वानखेड़े आया उस वक्त सुजान सिंह बंगले के पीछे की तरफ पहरे पर मौजूद था। रिवॉल्वर जेब में डाले सिगरेट की कश ले रहा था। पिछवाड़े सिर्फ एक बल्ब ऑन था, जिसकी रोशनी खास दायरे तक ही सीमित थी। फिर भी सुजान सिंह सतर्क था कि कहीं खामखा मोना चौधरी का कोई साथी उसे गोली का निशाना न बना ले, क्योंकि आज देवराज चौहान और मोना चौधरी की जो टक्कर उसने देखी थी उससे वह सतर्क हो चुका था और महसूस कर चुका था। छोटा सा लगने वाला मामला बेहद खतरनाक मोड़ ले चुका था। सबसे ज्यादा बेचैनी तो सुजान सिंह को इस बात की हो रही थी कि वह देवराज चौहान के पाले में आ गया था और सूरज सिंह मोना चौधरी के साथ था। ऐसे में जब कभी भी दोनों तरफ से लड़ाई की नौबत आई तो उसे या सूरज सिंह को नुकसान हो सकता है। दोनों या फिर दोनों में से कोई एक मारा जा सकता था। सुजान सिंह तो शुरू से ही सूरज को कहता आ रहा था कि इस मामले से दूर रहो। देवराज चौहान और मोना चौधरी की वजह से यह सारा मामला खतरनाक हो गया है, परंतु सूरज सिंह 50 लाख के लालच में यह मामला छोड़ने को तैयार नहीं था। टहलता हुआ, आसपास नजरें रखता हुआ सुजान सिंह इन्हीं विचारों में घिरा था और साथ ही साथ इस बात का फैसला भी करता जा रहा था कि अगर कभी ऐसी नौबत आई तो वह अपने भाई को नहीं मरने देगा, बेशक इसके लिए देवराज चौहान को गोली से क्यों न उड़ा देना पड़े। सुजान सिंह इस बात से बेखबर था कि कुछ दूर अंधेरे में ओट में खड़े रुस्तम राव की तीखी निगाह उस पर थी। रुस्तम राव 15 मिनट से सुजान सिंह को देख रहा था। उसके होठ भींचे हुए थे, आंखों में दरिंदगी उभरी पड़ी थी। उसके इरादे कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे थे। एकाएक रुस्तम राव ने अपनी जगह छोड़ी और आगे बढ़ता हुआ रोशनी के उस दायरे में सुजान सिंह के करीब जा पहुंचा। सुजान सिंह रुस्तम राव को वहां देखकर ठिठका। रुस्तम राव की आंखों में सर्द भाव नाच रहे थे। तुम? सुजान सिंह मध्यम सी रोशनी में उसके चेहरे के हाव भावों को पहचान चुका था। रुस्तम राव के होठों पर मीठी सी मुस्कान उभरी, परंतु आंखों के भाव वैसे ही रहे। एक बात अपुन की खोपड़ी में आई, पूछने को आ गया बाप। रुस्तम राव का स्वर शांत था। क्या? सुजान सिंह के होठों पर थोड़ा सा कसाव आया। अपुन सोचेला था कि मोना चौधरी के साथ अपुन लोगों की फिर लड़ाई होइला तो तब अपुन तुम्हारे भाई को गोली का निशाना बना लेगा। तब तुम्हारा नजर अपुन पर पड़ेला तो तुम क्या करेला बाप? सूरज सिंह को मरने के वास्ते छोड़ेला या अपुन को ही तुम गोली मारेला कि तुम्हारा भाई सलामत रहेला? रुस्तम राव की आवाज शांत थी। सुजान सिंह की आंखों में क्रूरता के भाव उभरे। रुस्तम राव के होठों पर पुनः मीठी मुस्कान उभरी। जवाब नहीं दिएला बाप? रुस्तम राव का स्वर लापरवाही से भरा हुआ था। अगर अपुन तुम्हारे भाई को गोली मारेला तो तू क्या करेला? मेरे साथ फालतू की बकवास मत करो, सुजान सिंह ने दांत भींचकर कहा। अपुन फालतू की बात नहीं करेला, बहुत काम का क्वेश्चन बनेला है ये। चले जाओ यहाँ से। सुजान सिंह की आवाज में दरिंदगी की झलक उभरी। रुस्तम राव की आंखों में छाए वहशी भाव गहरे हो गए। बिचे होठों के बीच
खूनी अंदाज आकर ठहर गया। रुस्तम राव ने अपने 16 वर्षीय मासूम चिकने चेहरे को हाथ से रगड़ा। जा यहाँ से, सुजान सिंह पहले जैसे स्वर में गुर्राया। अपन को जवाब मिल गया बाप। रुस्तम राव का स्वर ठंडा था। तब तो अपने भाई को मरने के वास्ते नहीं छोड़ेला, बल्कि अपन को साफ करेला। तेरा मन साफ होएला तो तू फौरन बोलेला कि अपन तब खुद भाई को गोली मारेला। मैंने कहा है चला जा यहाँ से। सुजान सिंह का चेहरा धधक उठा था। हाथ जेब में पड़ी रिवॉल्वर पर जा टिका। रुस्तम राव ने उसके हाथ की हरकत देखी तो चेहरे पर स्पष्ट रूप से मौत नाचने लगी। बाप, तुमने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। तेरे को अपन की पार्टी में शामिल होने से पहले ही सोचेला था कि सामने को तेरा सगा भाई खड़ेला है, उसे गोली मारेला कि नहीं। तेरे को मोना चौधरी के बाजू में बैठना था, पर तू इधर को खिसक आया ताकि तू इधर की खबर उधर करेला और उस खबर के दम पर मोना चौधरी मौके पर अपन लोगों पर वार करेला और जीतेला। बकवास मत कर, ऐसा कुछ नहीं है। सुजान सिंह अपने गुस्से पर काबू पाने की चेष्टा कर रहा था। ऐसा नहीं है तो अब भी बोल बाप, लड़ाई में जब तेरा भाई सामने आएला तो तू उसे मारेला कि नहीं। सुजान सिंह मौत किसी निगाहों से रुस्तम राव को देखने लगा। रुस्तम राव सर्द निगाहों से उसे देख रहा था। नहीं, सुजान सिंह ने वहशी स्वर में कहा, वह मेरा भाई है, उसका मरना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो फिर देवराज चौहान की तरफ क्यों खिसकेला बाप। मौके पर तो दगाबाजी करेला, अपने भाई के बदले तू तो अपन को ही शूट करेला। सुजान सिंह ने दांत किटकिटाए। बाप, रुस्तम राव खतरनाक स्वर में कह उठा, तेरे को साथ रखना महंगा पड़ेला। तू तो अपन का ही आचार डालेगा। तेरी गलत हरकत ने अपन को मजबूर करेला कि अपन क्या करेगा तू। एकाएक सुजान सिंह के हाथ में रिवॉल्वर नजर आने लगी। उसके चेहरे पर मौत के भाव गहरे हो गए। छोटी सी उम्र है तेरी, उम्र के हिसाब से अपनी औकात में रह, वरना तू अपने को धमकी दिएला है। रुस्तम राव का वहशानापन बढ़ता जा रहा था। चला जा। सुजान सिंह ने रिवॉल्वर सीधी कर दी। वह पागल दरिंदे की तरह नजर आने लगा। एकाएक रुस्तम राव मीठे स्वर में मुस्कुराकर कह उठा, अपन तो मजा करेला बाप, तू तो सीरियस होएला। चलता है अपन। कहने के साथ ही रुस्तम राव ने जाने वाले अंदाज में हाथ हिलाया और पलटकर आगे बढ़ गया। 2 कदम ही उठे होंगे कि एकाएक वह किसी स्प्रिंग की भांति उछला। सुजान सिंह की नजरें उसकी पीठ पर टिकी थी। इस पर ठीक तरह नहीं समझ सका कि क्या होने जा रहा है। हवा में लहराते रुस्तम राव के शरीर ने सिर्फ एक कलाबाजी खाई और किसी बड़े भारी पत्थर की तरह सुजान सिंह से जा टकराया। टकराने की अजीब सी आवाज उभरी। सुजान सिंह के होठों से अजीब सी आवाज उभरी। उसके पांव उखड़ गए और वह उछलकर कुछ पीछे, कुछ दूर जा गिरा। रिवॉल्वर एक ही झटके के साथ हाथ से निकलकर कहीं अंधेरे में जा गिरी। सब कुछ चंद पलों में ही गुजर गया। गिरते ही सुजान सिंह को लगा कि उसका जिस्म कई जगह से टूट फूट गया हो। उसने जल्दी से अपनी हालत पर काबू पाने की चेष्टा की और उछलकर खड़ा हो गया। रुस्तम राव को उसने सिर्फ 4 कदमों के फासले पर खड़ा पाया, जिसके शरीर के जर्रे जर्रे से मौत नाचती स्पष्ट नजर आ रही थी। लड़के, सुजान सिंह खतरनाक स्वर में गुर्राया, अब मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तो तुझे बच्चा समझकर छोड़ रहा था, लेकिन अब तो तू। बाप, अपन की पढ़ाई में एक खास बात होएला। रुस्तम राव की आवाज में वहशी भाव थे। सबसे पहले आस्तीन का सांप को कुचलो। बगल में गला काटने वाला खड़ेला हो तो सामने वाला दुश्मन इस बात का फायदा उठाएला और जीतेला। तू बगल में खड़ा ऐसा सांप होएला जो ठीक वक्त पर डसकर दुश्मन की सहायता करेला। सुजान सिंह ने 4 कदमों का फासला एक ही छलांग में तय किया और रुस्तम राव पर झपट पड़ा। सुजान सिंह का घूंसा रुस्तम राव के चेहरे पर पड़ने जा रहा था कि उसने फौरन चेहरा पीछे कर लिया। घूंसा रुस्तम राव के कंधे पर पड़ा। रुस्तम राव को अपना कंधा टूटता सा महसूस हुआ। सुजान सिंह ने दोनों हाथों से उसकी गर्दन पकड़नी चाही कि रुस्तम राव फौरन नीचे झुका और उसकी दोनों पिंडलियां पकड़कर तीव्रता के साथ झटका दिया। सुजान सिंह के पांव उखड़ गए। वह नीचे जा गिरा। इससे पहले कि वह उठ पाता, मौत के सुलगते भाव चेहरे पर समेटे वह नन्हा मासूम जालिम उसके सिर पर पहुंच गया। सुजान सिंह उठने को हुआ कि रुस्तम राव की ठोकर उसकी कमर पर पड़ी।
सुजान सिंह तड़प उठा। बस बाप, रुस्तम राव पागल सा नजर आने लगा था। अब तो नीचे ही पड़ेला अच्छा लगेला है, तेरे को उठने का नहीं, अपन तेरे को उठाएला यहाँ से सीधा ऊपर को, आसमान से पार, उससे भी कहीं आगे पार लगाएला बाप, आखिरी मंजिल तक अपन तेरा लाइफ मेंटेन कर देगा। लेटे ही लेटे सुजान सिंह ने उसकी टांग पर वार करना चाहा, परंतु तभी चेहरे पर पड़ने वाली रुस्तम राव की ठोकर ने सुजान सिंह के वार को अधूरा ही रहने दिया। रुस्तम राव की आंखें मौत के भावों के साथ चमक रही थी। सुजान सिंह के चेहरे पर खतरनाक भावों के साथ साथ न समझ में आने वाले भाव भी नजर आ रहे थे। यकीनन वह विश्वास नहीं कर पा रहा होगा कि यह मासूम लड़का इतना खतरनाक भी हो सकता है। पलक झपकते ही रुस्तम राव ने पैंट में फंसी बेल्ट निकाल ली। सुजान सिंह के मस्तिष्क को झटका लगा। शायद वह समझ गया था कि वह क्या करने जा रहा है। सुजान सिंह ने जल्दी से उठना चाहा। इस कोशिश में उसका सिर जमीन से ऊपर हुआ तो उसी पल उसकी गर्दन से किसी सांप की भांति बेल्ट चिपट गई। दूसरे ही पल बेल्ट का एक सिर रुस्तम राव के जूते के नीचे दबा था और दूसरा उसके दोनों हाथों में ऊपर की तरफ। बेल्ट के बीचों बीच सुजान सिंह की गर्दन फंस चुकी थी। सुजान सिंह तड़पा। उसने दोनों हाथों से रुस्तम राव के जूते के नीचे से बेल्ट निकालने के लिए उसकी पिंडली को पकड़कर हटाना चाहा कि तभी दूसरे सिरे पर से थामे बेल्ट के हिस्से को झटका लगा। गर्दन पर बेल्ट और कसते ही सुजान सिंह तड़प कर चीखा, छोड़ कमीने, कुत्ते। लेकिन जालिम की पकड़ थी, ऐसे वैसी जालिम की जो कि जब जालिमाना रूप पर आता था तो कहर ढाकर ही सांस लेता था। जान लेने और देने के लिए वह हमेशा तैयार रहता था। छोड़ कुत्ते, सुजान सिंह फंसे फंसे स्वर में चीखा। साथ ही वह जूते के नीचे दबे बेल्ट के दूसरे सिरे पर से उसका जूता हटाकर बचने की चेष्टा कर रहा था। जालिम की आंखें सुर्ख हो रही थी। दांत भींचे जाने के कारण गालों की हड्डियां बाहर की तरफ उभरी तो उसके मासूम चेहरे ने जैसे दरिंदे का रूप ले लिया था। दांत इस तरह भिजे चमक रहे थे कि लगता था जैसे रात के अंधेरे में खून पीने के लिए कोई प्रेत निकल आया हो। इस वक्त वह जालिम इंसानों की टोली का लग ही नहीं रहा था, बहुत भयानक रूप हो चुका था उसका। जालिम ने हाथों में थमे बेल्ट के सिरे को पुनः झटका दिया। सुजान सिंह मरते सांप की तरह तेजी से तड़पा। बेल्ट का कसाव गले पर इस हद तक बढ़ चुका था कि चीखना तो दूर, सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी थी। मुंह खोले वह सांस लेने की चेष्टा कर रहा था। घुटते दम की वजह से फैली आंखें रात के अंधेरे की उस मध्यम रोशनी में हद से ज्यादा चमक रही थी। उसका शरीर तड़प रहा था, तीव्र कंपन हो रहा था। जालिम ने बेल्ट का कसाव और बढ़ाया। सुजान सिंह को अब अपनी मौत स्पष्ट नजर आने लगी और कोई रास्ता न पाकर मौत को सामने देखकर सुजान सिंह ने जल्दी से अपने दोनों हाथ जोड़े। लेकिन जालिम को तो इस वक्त सिर्फ मौत ही नजर आ रही थी। इंसानी घेरे से निकलकर वह तो कब का दरिंदा बन चुका था और दरिंदा तो इंसान बन ही नहीं सकता था। तभी जालिम ने हाथों में दबे बेल्ट के किनारे को खास अंदाज में झटका दिया और होठों से कपा देने वाली कुर्राहट निकली। इसके साथ ही उस शांत वातावरण में कड़ाक की आवाज उभरी और फिर सब कुछ शांत पड़ गया। सुजान सिंह का तड़प कर कांप रहा जिस्म स्थिर हो गया। उसके होठ खुले के खुले और आंखें फटी की फटी वहीं की वहीं ठहर गई, जैसे वक्त रुक गया हो। जालिम ने बेल्ट के माध्यम से सुजान सिंह की गर्दन की हड्डी तोड़ दी थी। कई पलों तक रुस्तम राव उसी मुद्रा में स्थिर खड़ा रहा। दरिंदगी भरी निगाहों से वह सुजान सिंह के मृत चेहरे को देखता रहा। कई पल ऐसे ही बीत गए। धीरे धीरे वह पुनः अपनी हालत पर वापस आने लगा। रोक रखी सांसें तेज आवाज के साथ मुंह से निकली, फिर सांसों का चलना शुरू हो गया। चेहरे पर वहशत से भरा तनाव सिमटने लगा। भिजे दांत ढीले होने लगे। गालों पर से बाहर को झलकती हड्डियों के उभार हट गए थे। दरिंदे की तरह चमकते दांत सामान्य होकर होठों में सिमट आए थे। कई सांसें लेने के बाद वह फिर अपने मासूम रूप में वापस आने लगा था। रुस्तम राव ने जूते के नीचे दबे बेल्ट के सिरे से जूता उठाया और बेल्ट को खींच लिया। सुजान सिंह की टूटी गर्दन तेजी से घूमी। शरीर सीधा ही रहा, लेकिन चेहरा उल्टा होकर जमीन की तरफ हो गया था। बहुत विभत्स
थर्रा देने वाला नजारा था यह। धीरे धीरे रुस्तम राव बेल्ट को वापस अपनी पैंट पर बांधने लगा। बेल्ट बांधने के पश्चात रुस्तम राव ने सुजान सिंह की लाश से निगाहें हटाई तो काफी हद तक सामान्य नजर आ रहा था। अब सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा था। एकाएक उसकी निगाह चंद कदमों के फासले पर जा टिकी, जहां बल्ब की रोशनी का दायरा समाप्त हो रहा था और अंधेरा शुरू हो रहा था। वहां देवराज चौहान खड़ा था। उसकी चमकती निगाह रुस्तम राव ने पहचानी। वह अपनी जगह से हिला और देवराज चौहान की तरफ बढ़ा। देवराज चौहान होठ भींचे कठोर निगाहों से उसे देख रहा था। रुस्तम राव समझ गया था कि सुजान सिंह का काम तमाम होने के बाद ही देवराज चौहान वहां पहुंचा है। उसके पास पहुंचते ही देवराज चौहान भींचे स्वर में गुर्राया, तुमने इसकी जान क्यों ली? लेनी पड़ी बाप। रुस्तम राव अपने पहले वाले अंदाज में आ गया था। अपन तो मजाक करेला था, पर यह तो बाद में पता चला कि वो दोगला बन रहा था। हमारे साथ रहकर भी हमारा साथ देने का उसका कोई इरादा नहीं होएला। मौका आने पर वो अपन लोगों को नुकसान दिएला। तभी देवराज चौहान का हाथ हिला और रुस्तम राव के गाल पर जा पड़ा। रुस्तम राव तेजी से लड़ खड़ा कर 2-3 कदम दाईं तरफ घूम गया। देवराज चौहान अपनी जगह खड़ा रहा। मैं भी जानता था कि वह ऐसा कर सकता था, क्योंकि उसका भाई मोना चौधरी का साथ दे रहा है। मैं किसी भी वक्त इसकी तरफ से लापरवाह नहीं था। देवराज चौहान की आवाज बेहद सख्त और गुस्से से भरी पड़ी थी। रुस्तम राव शांत भाव से अपनी जगह स्थिर खड़ा रहा। कुछ करने से पहले तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। सॉरी बाप, मिस्टेक होइला, रुस्तम राव ने शांत स्वर में कहा। पण अपन जहरीले नाग को पास बैठा देखेला तो बर्दाश्त नहीं कर सकेला। हाथ चल गया। देवराज चौहान कठोर नजरों से उसे घूरता रहा। अब तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे, देवराज चौहान ने शब्दों को चबाकर कहा। अपन ऐसा ही करेला बाप। थापर साहब ने अपन को तेरी सेवा में भेजला है, तो यहाँ से जाओ। देवराज चौहान जैसे गुस्से पर काबू पा रहा था। रुस्तम राव खामोशी से वहां से चला गया। देवराज चौहान सख्त निगाहों से तब तक रुस्तम राव को देखता रहा जब तक वह नजर आता रहा। फिर आगे बढ़कर सुजान सिंह की लाश को देखा तो चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। लाश की हालत ही इतनी बुरी थी। शरीर सीधा पड़ा था और गर्दन घूमकर उल्टी हुई। चेहरे वाला हिस्सा जमीन के साथ सटा था। देवराज चौहान ने सुजान सिंह की लाश पर से नजरें हटाई और उस तरफ देखा जिस तरफ रुस्तम राव गया था। मन में यही सोचे उठ रही थी कि यह लड़का 16 साल का मासूम नहीं बल्कि ऐसा जालिम है जिसके दिल की जगह पर दिल नहीं, पत्थर का टुकड़ा हिलता है। मौत देने के 50 ढंग थे, लेकिन इस जालिम को भयानक ढंग से मौत देने में मजा आता है। जुबेर सिंह की लाश भी उसकी निगाहों के सामने से गुजरी थी। जुबेर सिंह की कनपट्टी में धसी पूरी की पूरी कटोरी भी उसने देखी थी। सोचों में डूबा कष्ट लेता देवराज चौहान राउंड लेने के लिए सोच भरे अंदाज में आगे बढ़ता चला गया। इस गहरे अंधेरे में उसकी नज़र कालू राम पर तो पड़ ही नहीं सकती थी, जो मुनासिब फासला रखे दूर अंधेरे में पेड़ की ओट के साथ खड़ा जहरीली निगाहों से यह सब देख रहा था। भीखू राम, खंडाला का भिखारी किंग। अंधेरा होने के साथ ही भिखारी ठिकाने पर वापस लौटने शुरू हो गए थे। खाना बनाने वाले भिखारी बड़े बड़े बर्तनों में सबके लिए ढेर सारा खाना बनाने में व्यस्त थे। दिन भर सुनसान रहने वाली जगह हलचल से भर गई थी। भीखू राम अपनी बड़ी झोपड़ी में बैठा भिखारियों की कमाई का दिन भर का हिस्सा वसूल रहा था, जिसे कि खुले मुंह वाले छोटे से ड्रम में डाला जा रहा था। भीखू राम कीमती सिगरेट के कश लेता कुर्सी पर बैठा था और बाहर लाइन लगाकर खड़े भिखारी एक एक करके भीतर आ रहे थे। भीखू राम के पास 2 दादा भिखारी खड़े थे जिन पर भीखू राम की कृपा रहती थी। हाँ तू, भीखू राम ने भीतर आने वाले भिखारी को घूरा। कितना कमाया है आज? 115। उसने दोनों हाथों में पैसा उठा रखे थे। आजकल तो कम लाने लगा है, बाकी का माल कहीं छिपा तो नहीं आता? भीखू राम ने सख्त स्वर में कहा। ऐसा है तो अभी भी सीधा हो जा। नहीं उस्ताद, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता। जिस दिन तेरी हेरा फेरी पकड़ में आई उस दिन बताऊंगा। डाल दे। भिखारी आगे बढ़ा और दोनों हाथों से भरे नोट और चिल्लर को खुले मुंह वाले ड्रम में डाला
और पलटकर बाहर निकल गया। तू ठीक है, जो लाया है डाल दे, बढ़िया कमाई कर रहा है, तेरे को नया कुर्ता पैजामा बनवा कर दूंगा, जा तरक्की करेगा। वह भिखारी खुशी भरे अंदाज में हाथों में दबाए पैसे ड्रम में डालकर चला गया। पैक बना, भीखू राम ने साथ खड़े चमचों से कहा। दो में से एक फौरन पैक बनाने लगा। विदेशी विस्की थी। फौरन गिलास तैयार करके भीखू राम को थमा दिया। भीखू राम ने घूंट भरा। इस दौरान यदा कदा भिखारी आते जा रहे थे। दो की तो इसलिए खासी ठुकाई कराई कि वह ज्यादा कमाई नहीं कर सके थे। उस समय 9 बजे थे जब अमित ने भीतर प्रवेश किया। उसने एक हाथ में पैसों को थाम रखा था। इन 5 दिनों में वह और भी बुरा लगने लगा था। रुस्तम राव के किए मेकअप ने उसके रूप को 4 रंग लगा दिए थे। इस वक्त वह भिखारियों को भी मात दे रहा था। रुस्तम राव के मेकअप में कुछ ऐसा सामान था कि जब तक वह नहाएगा नहीं तब तक उसका मेकअप साफ नहीं होना था, और अमित अभी नहाना नहीं चाहता था। नया रंग रूट, भीखू राम अमित को घूरता हुआ बोला। इन 4-5 दिनों में तो हर कोई एक्सपर्ट हो जाता है भीख मांगने में, और तू तो कहता था कि बचपन से ही भीख मांग रहा है। खंडाला में आकर तेरी क्या मां मर गई? कल तो सिर्फ 45 रुपए लाया था, आज क्या तीर मारा है? 20 रुपए, अमित के होठ हिले। 20? भीखू राम गुर्राया और बड़ा सा घूंट भरकर सुर्ख आंखों से उसे घूरता हुआ बोला। इसकी तगड़ी ठुकाई करो। 50 की रोटी खाता है और लाता 20 है। यहाँ हराम का माल नहीं मिलता खाने को। तेरी माँ ने मेरे साथ शादी की थी क्या? अमित पत्थर के बुत की तरह खामोश रहा। भीखू राम के पास खड़े दोनों दादा भिखारी अमित की तरफ पड़े। आज माफ कर दो उस्ताद, अमित जल्दी से कह उठा। कल ऐसा नहीं होगा। ठहर जा। भीखू राम के दांत भिजे हुए थे। उसके दोनों आदमी अमित के पास पहुंचकर रुके। वह अमित को घूरता कह उठा। आज ऐसा क्यों हुआ? तबीयत ढीली थी उस्ताद, ज्यादा मेहनत नहीं कर सका, अमित ने कहा। कल करेगा? पक्का उस्ताद। दफा हो जा, कल भी दूर नहीं है, कल देख लूंगा तुझे। अमित पलटकर बाहर निकल गया। पैसे तो अमित के पास शाम तक 80 रुपए हो गए थे, लेकिन आज उसने फोन पर मुंबई में अपने पिता भागीरथ से बात करके अपनी खैर खबर के बारे में बताया था। इसी में काफी पैसे लग गए थे। अमित एक एक दिन का हिसाब लगा रहा था। महीने का वक्त दिया था रूपक लाल ने, और महीना बीतने में 4 दिन बाकी बचे थे। अमित जैसे तैसे इन 4 दिनों को भी बिता लेना चाहता था। अमित ने दोनों बाहें उठाकर अंगड़ाई ली और फिर उस हिस्से की तरफ बढ़ गया जहां सबको खाना दिया जाता था। इन भिखारियों की दुनिया और रस्मो रिवाज देखकर मन ही मन वह हैरान था। एक नई दुनिया देखने को मिल रही थी उसे। तुम्हें ठीक ठाक आते देखकर मुझे हैरानी हो रही है। वानखेड़े के पास पहुंचते ही चोपड़ा के होठों से अजीब सा स्वर निकला। मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें मरा हुआ ही देखूंगा। वानखेड़े ने कुछ नहीं कहा और सिगरेट सुलगाने के बाद कार में जा बैठा। देवराज चौहान से बात हुई? चोपड़ा भी कार में बैठता हुआ बोला। हाँ, क्या? चोपड़ा ने कार स्टार्ट की। कुछ खास नहीं, वानखेड़े ने सोच भरे अंदाज में कश लिया। वह बताने को इनकार कर रहा है कि मोना चौधरी के साथ उसका क्या झगड़ा हो गया है। वह तुम्हें बताएगा भी क्यों? चोपड़ा कार आगे बढ़ाता हुआ बोला। तुम पुलिस वाले हो? वानखेड़े कुछ नहीं बोला। मुझे हैरानी है कि तुम इतने विश्वास के साथ देवराज चौहान के पास कैसे चले गए और ठीक ठाक वापस भी आ गए। चोपड़ा के स्वर में उलझन के भाव थे। वानखेड़े अपनी ही सोचों में उलझा हुआ था। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? चोपड़ा की आवाज में गंभीर भाव आ गए। क्या? देवराज चौहान और तेरे बीच कोई दूसरा मामला तो नहीं चलता? कैसा दूसरा? उसकी फाइल तेरे पास है, तूने उसे पकड़ना है, मारना है, लेकिन तू उसके खिलाफ कुछ नहीं करता। वानखेड़े के होठों से गहरी सांस निकल गई। मान लेता है देवराज चौहान से? चोपड़ा का स्वर गंभीर था। वानखेड़े के होठों पर शांत मुस्कान उभरी। ऐसी कोई बात नहीं है चोपड़ा। नहीं है तो फिर अभी पुलिस फोर्स का इंतजाम कर और उस जगह को घेर ले जहां देवराज चौहान और उसकी साथी हैं। चोपड़ा ने कार ड्राइव करते वानखेड़े के चेहरे पर नजर मारी। मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूं कि ऐसा करना बहुत गलत हो जाएगा। हाथ में कुछ आएगा नहीं और बेकार में पुलिस वाले मरेंगे। वह तो गिनती के 4-5 होंगे। 5-4 को मारकर
10-12 पुलिस वालों को खो दिया तो ऐसी घेराबंदी का क्या फायदा? वानखेड़े की आवाज में गंभीरता थी। इस मामले को मैं कहीं बेहतर ढंग से समझ सकता हूँ। चोपड़ा ने हौले से सिर हिलाया। हो सकता है कि तुम अपनी जगह ठीक हो। मैंने जो ठीक समझा कह दिया। वानखेड़े कुछ नहीं बोला। मोना चौधरी के बारे में कुछ सोचा? मेरे घर के पास ही सामने वाले मकान में है वह, चोपड़ा बोला। वानखेड़े के होठों पर एकाएक मुस्कान उभरी। तुम क्या सोचते हो कि मैं देवराज चौहान की तरह उससे भी मिलने पहुंच जाऊंगा? वानखेड़े ने सिर को हल्का सा झटका दिया। मोना चौधरी के बारे में मुझे जरा भी जानकारी नहीं कि वह कैसी आदतों की मालकिन है। उसके पास जाने में इस बात के पूरे चांसेस हैं कि बतौर पुलिस वाला जानते ही मुझे शूट कर दे। उसके पास जाने की मैं बेवकूफ़ी नहीं कर सकता। फिर पुलिस का घेरा डलवाओगे? सोचता हूँ। मोना चौधरी की फाइल भी चेक करूंगा कि कहाँ, किसके पास और किस हालात में है। वानखेड़े ने कश लेकर सिगरेट बाहर उछाल दी। भाभी ने खाना तैयार कर दिया होगा। आज तो तेरी वजह से स्पेशल बना होगा, चोपड़ा मुस्कुराया। तो फिर कार तेज चला, भूख लग रही है। वानखेड़े भी मुस्कुराया। खाना खाने के बाद उस मकान को चेक करने की कोशिश करूंगा जहां मोना चौधरी और उसके साथी हैं। चोपड़ा ने एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ा दिया। देवराज चौहान छत पर मौजूद जगमोहन के पास पहुंचा। जगमोहन एक नजर चांद की रोशनी में चमक रहे देवराज चौहान के पास पहुंचा। उस पर हाथ टेक कर दूर दूर नजरें दौड़ाने लगा। हर तरफ अंधेरे में डूबे खेत या फिर खाली जगह ही नजर आ रही थी। कहीं दूर टिमटिमाते बल्ब चमक रहे थे या फिर बहुत दूर कहीं स्ट्रीट लाइटों की चमक उभर रही थी। क्या सोच रहे हो? एकाएक जगमोहन ने पूछा। रुस्तम राव के बारे में। देवराज चौहान का स्वर गंभीर था। क्यों? वह तो नीचे है। जगमोहन की आवाज में सवाल उभरा। देवराज चौहान ने उसे सुजान सिंह की लाश के बारे में बताया। ओह, सिर्फ सुनकर ही तुम सुजान सिंह का अंदाजा नहीं लगा सकते। देखने पर ही महसूस करोगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देवराज चौहान का स्वर पहले जैसा ही था। 16 बरस की मासूम उम्र में ही वह इस कदर जालिम इंसान बन चुका है कि भविष्य में जाने क्या करेगा। ऐसे लोगों को सामने वाला भी गोली से उड़ा देता है। जगमोहन ने सोच भरे स्वर में कहा। हमारी दुनिया में इस बात की कोई गारंटी नहीं रहती कि कौन कब मर जाएगा और कब तक जिंदा रहेगा। इसलिए जिंदगी और मौत की बात नहीं कर रहा मैं तो सोच रहा था कि थापर ने क्या सोचकर 16 बरस के इस लड़के को इस हद तक जालिम बना दिया है। उसने इसे ऐसा क्यों तैयार किया? देवराज चौहान खामोश ही रहा। अमित के बारे में क्या सोचा? महीना बीतने में सिर्फ 4 दिन बाकी हैं और महीने बाद अमित को ठीक ठाक हालत में हमने भागीरथ मल्होत्रा को सौंपना है, जगमोहन बोला। मेरा पूरा ध्यान अमित पर ही है। बार बार मेरी सोचों में यही बात आ रही है कि मोना चौधरी अमित के बारे में कोई गहरी चाल खेल चुकी है। देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। क्या मतलब? मुझे लगता है उस रात जब मोना चौधरी ने हमला बोला था अमित को ले जाने के लिए, तो तब अमित को मजदूर के मेकअप में हम पहले ही बरामदे में लिटा चुके थे और भीतर कमरे में रुस्तम राव अमित बना मौजूद था। मोना चौधरी उसे ही अमित समझकर अपने साथ ले गई। जगमोहन की नजरें देवराज चौहान पर टिक चुकी थी। मुझे लगता है मोना चौधरी हमसे खेल खेल रही है। क्या मतलब? जगमोहन के होठों से निकला। यह भी तो हो सकता है कि मोना चौधरी इस बात को पहचान गई हो कि हमने अमित की अदला बदली कर दी है। ऐसे में पहले तो उसने वही किया जो हम चाहते थे, मतलब कि रुस्तम राव को अमित समझकर ले जाए। वह ले गई, लेकिन साथ ही साथ उसने अमित को गायब कर दिया, जिसके बारे में हम नहीं जान सके। अब अमित को उसने अपने पास या कहीं और रखा हुआ है और मेरे ख्याल में महीना पूरा होने से ठीक पहले वह अमित को रूपक लाल के हवाले। लेकिन सोहन लाल का तो कुछ और ही कहना था, जगमोहन ने कहा। वह तो कहता था कि मोना चौधरी के साथ रुस्तम राव था, अमित नहीं। हाँ, लेकिन तुम इस बात को भूल रहे हो कि हमने मोना चौधरी को अकेले ही बंगले में जाते देखा था, लेकिन जब वह बाहर निकली तो उसके साथ कोई और भी था, जबकि हमने किसी को भीतर जाते नहीं देखा। ऐसे में हम यह भी सोच सकते हैं कि मोना चौधरी के कुछ साथी हमारी नज़रों से बचकर उस रात बंगले में पहुंच गए और मोना चौधरी ने उन लोगों के हाथों असली अमित को दूसरे रास्ते से निकाल दिया,
जबकि वह खुद रुस्तम राव को लेकर हमारे सामने से गुजरी कि हम यही समझते रहें कि वह हमारी चाल में फंसी, वह कर रही है जो हम चाहते हैं। जगमोहन के होठ सिकुड़े। तो फिर मोना चौधरी अभी तक अमित को छिपाए क्यों घूम रही है? इसकी दो वजह हो सकती हैं। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। अगर मोना चौधरी इस बात का खुलासा कर देती है कि अमित उसके पास है, तो हम तुरंत ही उसका जीना हराम कर देंगे और उसे किसी भी हालत में रूपक लाल के हवाले नहीं करने देंगे। इसलिए वह अक्सर हमारे सामने ही रह रही है और महीना पूरा होने से कुछ पहले ही वह अमित को ठीक मौका देखकर रूपक लाल को सौंप देगी। अगर मोना चौधरी ने हमारी साथी चाल चल दी है तो ऐसा ही होगा, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह पैदा होता है कि मोना चौधरी को कैसे पता चला कि जिस अमित को पाने के लिए वह हमला बोल रही है वह अमित नहीं, रुस्तम राव है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह मोना चौधरी है, कुछ कम नहीं है, और कोई भी बात कभी भी किसी के कानों में कैसे भी पहुंच सकती है। देवराज चौहान का स्वर शांत ही था। वैसे यह बात अजीब जरूर है कि जो कुछ हम लोगों में हुआ वह मोना चौधरी को कैसे पता चला। अगर मोना चौधरी वास्तव में अमित को ले गई है तो हमें इस बात पर अवश्य हैरानी होनी चाहिए। जगमोहन कुछ नहीं बोला। चेहरे पर सोच के भाव नाचने लगे। लेकिन सच्चाई जो भी है बहुत जल्द सामने आ जाएगी, देवराज चौहान ने ठोस स्वर में कहा। मैं अब इस मामले को और लंबा नहीं खींचने देना चाहता। क्या मतलब? एक हमला मोना चौधरी ने किया था, उस हमले में ही जाने क्या गड़बड़ हुई कि अमित गायब हो गया। देवराज चौहान की आवाज में खतरनाक भाव आ गए थे। लेकिन अब दूसरा हमला हम मोना चौधरी पर करेंगे। क्या? जगमोहन अचकचा उठा। ऐसा करना जरूरी हो गया है, देवराज चौहान शब्दों को चबाकर बोला। मुझे लगता है कि उस हमले में हम समझते रहे कि हमने मोना चौधरी को बेवकूफ़ बना दिया है, लेकिन शायद हम ही बेवकूफ़ बन गए। वह नकली और असली अमित दोनों को ही अपने साथ ले गई। नकली को हमारी नज़रों के सामने से और असली अमित को हमारी नज़रों में आए बिना। यह ख्याल है या पक्की बात कर रहे हो? जगमोहन के होठों से अजीब सा स्वर निकला। है तो ख्याल ही। देवराज चौहान के चेहरे पर दरिंदगी के भाव उभर आए। लेकिन मुझे लग रहा है कि सच भी यही है। हमें हमला करके मोना चौधरी को हर हाल में अपने कब्जे में करना होगा और उससे हर कीमत पर जानना होगा कि उसने अमित को कहाँ छिपा रखा है। मोना चौधरी का ठिकाना कहाँ है? जगमोहन के चेहरे पर दरिंदगी उभरने लगी। रुस्तम राव जानता है, मोना चौधरी तक पहुंचने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक एक शब्द चबाकर देवराज चौहान भिजे दांतों से कह उठा। कब? आज रात ही इस काम को अंजाम दे दें? जगमोहन की आंखें तीव्रता से चमकी। जल्दी नहीं, पहले रुस्तम राव को भेजकर इस बात की जानकारी मालूम करनी है कि मोना चौधरी अपने ठिकाने पर है या नहीं। ठीक मौका और वक्त देखकर हमें हमला बोलना होगा। देवराज चौहान ने गंभीर तीखी निगाहों से रुस्तम राव को देखा। रुस्तम राव का चेहरा शांत ही रहा। उसे देखकर नहीं कहा जा सकता था कि कुछ देर पहले बेहद क्रूरतापूर्वक हत्या करके हटा है। मेरी बात तुमने कान खोलकर सुन ली है ना कि अब तुम मेरे इशारे के बिना कोई काम नहीं करोगे। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कठोर स्वर में कहा। सुना बाप? रुस्तम राव मुस्कुराया। अपन तो पहले भी तुम्हारे इशारे पर चलेला है। वो तो उससे मजाक किएला था कि अपन का मजाक बर्दाश्त न कर सकेला वो। देवराज चौहान होठ भींचकर उसे देखने लगा। अब ऐसा नहीं होएला बाप, कहते हुए रुस्तम राव के चेहरे पर अफसोस के भाव बिल्कुल नहीं थे। मोना चौधरी के ठिकाने से तो तुम वाकिफ हो ही, देवराज चौहान बोला। बरोबर बाप, बोलो तो उस मकान का नक्शा भी एकदम फिट बताएला। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। मोना चौधरी को अपने कब्जे में करना है। क्या बोला? रुस्तम राव की आंखें सिकुड़ी। मेरा ख्याल है कि अमित को मोना चौधरी ने कहीं रखा हुआ है, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। जब तक मोना चौधरी का मुंह नहीं खुलेगा तब तक अमित के बारे में मालूम नहीं हो पाएगा और हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। 4 दिन बाद सही सलामत अमित को उसके पिता भागीरथ मल्होत्रा के हवाले करना है। रुस्तम राव के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। बाप,
जब मोना चौधरी अपन को अमित समझकर ले गएला था। रुस्तम राव बोला, तब तो अपन को ऐसा कुछ नहीं लगेला कि वो अमित पर भी हाथ डालेला है। देवराज चौहान के होठ पिच गए। तो फिर अमित को कौन ले गया, ये तो समझ नहीं आयला है। पहले कालूराम बोला कि अमित उसके पास है, पर बाद में अपनी बात से पीछे हटेला कि अमित उसके पास नहीं होएला। मोना चौधरी और कालूराम के अलावा अमित को और कौन ले जा सकता है? रुस्तम राव देवराज चौहान के सुर्ख चेहरे को देखने लगा। मेरा शक मोना चौधरी पर जाता है। अगर वह अमित को नहीं ले गई, अमित उसके पास नहीं है, तो भी कोई बात नहीं। मोना चौधरी को रास्ते से हटाना ही है। अमित के मामले में वह बार बार हमारे रास्ते में अड़चने पैदा कर रही है। देवराज चौहान के चेहरे पर दरिंदगी के भाव उभर आए। उस रात मोना चौधरी के हमले के दौरान ही अमित गायब हुआ और मोना चौधरी की वजह से ही हमारा ध्यान बटा हुआ है कि हम अमित को तलाश नहीं कर पा रहे। ये बात तो ठीक बोलेला है। रुस्तम राव ने गर्दन हिलाई। अपन को बोलो बाप, क्या करेला है? जो बोलेगा सारा मामला एकदम फिट कर दूंगा। देवराज चौहान ने कश दिया। मोना चौधरी जहां रह रही है उस जगह को चेक करो। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। मोना चौधरी को नजरों में रखो। मैं नहीं चाहता कि जब हम मोना चौधरी को अपनी गिरफ्त में लेने पहुंचे तो वह वहां पर मौजूद ना हो और हमारे हमले से वह सावधान हो जाए। समझ गए ला बाप? रुस्तम राव ने सिर हिलाया। इस काम में किसी तरह की लापरवाही नहीं। फिक्र नहीं बाप, अपन जब काम करेला है तो काम ही करेला है। रुस्तम राव मुस्कुराया। मोना चौधरी या उसके साथियों की नजरों में नहीं आना है तुम्हें, वरना तुम्हें आसपास पाकर मोना चौधरी इस बात को भांप सकती है कि हमारा क्या इरादा है। ऐसा नहीं होइला बाप, जाओ। रुस्तम राव बंगले से बाहर आया तो सामने ही बांकेलाल राठौर नजर आया। उसे देखते ही बांकेलाल राठौर ने अपनी मूंछ को उंगली लगाई। ओ छोरे, इधर को आयो। रुस्तम राव उसके पास पहुंचा। थारे हाथ पांव बांधने की जरूरत आ पड़ो। बांकेलाल राठौर ने उसे घूरा। बंगले के पीछे को क्या गुल खिला कर आयो हो? सुजान सिंह को वट दिया? गलती से ऐसा होइला बाप। रुस्तम राव ने अपने सिर पर हाथ फेरा। तन्ने बहुत पूरो मारो हो उसे। उसकी मुंडी पूरो की पूरो घुमा दी। उसकी गर्दन की हड्डी कच्ची होइला बाप। बांकेलाल राठौर ने तीखी निगाहों से उसे देखा। थारी हड्डी तो मजबूत होवे ना? हाँ बाप, अपन की हड्डी की चिंता नहीं, ऊपर वाले ने स्टील का बनाकर भेजेला है। बांकेलाल राठौर ने अपना हाथ आगे करके हिलाया। मारे हाथ को देखा है? बहुत साफ दिखेला है बाप। मारा यो हाथ स्टील को भी वट देवे है। थारे को बता रहा हूँ, जान ले छोरे। रुस्तम राव के होठों पर मुस्कान उभर आई। मैं चलूं बाप? थारे चेहरे पर एक को बाल नहीं। बांकेलाल राठौर ने मुंह बनाकर कहा, पर तू कामों करे बड़ो बड़ो। कोई पाजामे से बारो आवे तो ये बात मारे को पसंद नहीं। मारे को यो भी पसंद नहीं कि मारे होते तू वटता फिरे। मारे को बोल, हम सबको वट कर रख दियो। अपन अब तेरे को ही बोलेगा बाप। ठीक है छोरे, ठीक होवे, जा ऐश कर। मारे को लगता है कि बड़ो होकर तू सबको वड़े। जब थारी मूछ का पहला बाल उगे तो मारा मुंह मिठो कराना मत भूलो। रुस्तम राव हौले से हंसा और आगे बढ़ गया। चोपड़ा, उर्मिला और वानखेड़े ने डिनर एक साथ किया। डिनर के दौरान वे लोग पुरानी बातों का जिक्र करते रहे। उस दौरान हंसी मजाक जारी रहा। डिनर के बाद उर्मिला अपने कामों में व्यस्त हो गई। वानखेड़े और चोपड़ा को फुर्सत मिली। चोपड़ा, वानखेड़े ने गंभीर स्वर में कहा, अब मैं उस मकान को पास से देखना चाहूंगा जहां मोना चौधरी है। शायद कोई काम की बात जानने सुनने को मिले। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, चोपड़ा बोला। तुम नहीं? क्यों? मामला गड़बड़ भी हो सकता है, वानखेड़े ने समझाने वाले स्वर में कहा। मेरे बारे में तो वे लोग जानते ही नहीं कि मैं यहाँ ठहरा हूँ। कुछ भी गड़बड़ हुई तो देखी जाएगी, लेकिन तुम्हारे बारे में वे लोग जानते हैं कि तुम यहाँ रहते हो, फिर पास में भाभी भी है। ऐसे में तुम्हें कोई बड़ा नुकसान पहुँचा सकते हैं। चोपड़ा के चेहरे पर गंभीर भाव उभरे। तुम्हारा घर पर रहना ही ठीक है। मैं तो यूं ही फेरा लगाकर कुछ टोह लेने की कोशिश करूंगा और लौट आऊंगा। ऐसे में दूसरे का साथ होना ठीक भी नहीं रहेगा, वानखेड़े ने शांत स्वर में कहा। वहां ऐसा कुछ नहीं होगा कि तुम्हारी जरूरत पड़े। अच्छी बात है, चोपड़ा ने गहरी सांस ली।
वापस आने पर कॉफी बनाना। वानखेड़े उठता हुआ बोला, बिना कॉफी के नींद नहीं आती। तुम अपना ख्याल रखना। मोना चौधरी और उसके साथी, वे सब बेहद खतरनाक लोग हैं। वानखेड़े के होठों पर मुस्कान उभरी। चिंता मत करो, सब ठीक रहेगा। कहने के साथ ही वानखेड़े चोपड़ा के मकान से निकला और बाहर खड़ा होकर दूर नजर आ रहे मोना चौधरी वाले मकान को देखने लगा। वानखेड़े के चेहरे पर गंभीरता उभरी पड़ी थी। उसके सामने सबसे अहम सवाल था कि देवराज चौहान और मोना चौधरी के झगड़े की वजह क्या है। पूछने पर देवराज चौहान से सिर्फ इतना ही जान पाया था कि इस सारे मामले में मुंबई की दो बड़ी हस्तियों का वास्ता है, जिसकी वजह से देवराज चौहान ने भीतरी मामला नहीं बताया था। वानखेड़े सावधानी से मोना चौधरी वाले मकान की तरफ बढ़ गया, लेकिन मस्तिष्क उलझा हुआ था कि देवराज चौहान और मोना चौधरी में खामखा तो झगड़ा होने से रहा। दोनों ही समझदार हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि इस भयानक लड़ाई का क्या अंजाम हो सकता है। वानखेड़े मकान तक पहुंच गया। सब ठीक था। अंधेरा पूरी तरह उसका साथ दे रहा था। वैसे भी रात के वक्त लोग अपने घरों में घुसे पड़े थे। मकान के भीतर लाइटें ऑन थी। वानखेड़े ने सतर्कता से मकान का फेरा लगाया। खिड़कियों पर पड़े पर्दों की वजह से यह जानना संभव नहीं हो रहा था कि भीतर के हालात क्या हैं। काफी कोशिशों के बाद वानखेड़े को एक ऐसी खिड़की मिली जिस पर पड़े पर्दे की झिर्री में से भीतर का आधा अधूरा नजारा नजर आ रहा था। भीतर के लोगों पर नजरें टिकाने की कोशिश में वानखेड़े ने उस झिर्री पर आंख लगा दी। भीतर से उभरने वाली आवाज उसके कानों में स्पष्ट पड़ रही थी। कॉल बेल बजते ही मोना चौधरी और अन्य सब सावधान हो गए। रात के 11 बज रहे थे। इस वक्त कौन आ सकता है? फिर यहाँ तो उनकी किसी से पहचान भी नहीं। सबने एक दूसरे को देखा। रिवॉल्वरें निकल गई। महाजन ने इशारा किया कि वह दरवाजे पर जाकर देखता है। फौरन ही सबने मुनासिब ओट ले ली। हाथ में दबी रिवॉल्वरों का रुख दरवाजे की ही तरफ रहा। देखने में कमरे में महाजन के अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा था। महाजन ने टेबल से बोतल उठाकर घूंट भरा और बोतल हाथ में थामे दरवाजे के पास पहुंचा और बिना किसी झिझक के दरवाजा खोल दिया। सामने कालूराम खड़ा था। महाजन चौंका। तुम? उसके होठों से निकला और सिर आगे करके उसने चौखट के ऊपर जा रहे कालूराम के चेहरे को देखा। अंधेरे में उसका चेहरा कम ही दिखा। कालूराम मुस्कुराया तो उसके घोड़े जैसे दांत स्पष्ट चमक उठे। महाजन को समझ नहीं आया कि क्या कहे क्या करे। कालूराम थोड़ा सा झुका और सिर नीचे करके दरवाजे से भीतर प्रवेश कराया। महाजन को खुद ब खुद ही पीछे हट जाना पड़ा। कालूराम के मुस्कुराते घोड़े जैसे दांत चमक रहे थे। उसने शांत नजरों से पूरे कमरे में नजरें दौड़ाई और पलटकर दरवाजा भीतर से बंद कर दिया। महाजन लगभग सक पकाया सा खड़ा था। कालूराम को देखते ही अपनी जगह पर छिपे सब बाहर आ गए। मोना चौधरी का चेहरा कठोर नजर आने लगा था। पारसनाथ का खुरदुरा चेहरा भी सख्त हो उठा था। सूरज सिंह कालूराम को घूरे जा रहा था। सबके हाथों में अभी भी रिवॉल्वरें दबी थी। महाजन ने हाथ में थमी बोतल से पुनः घूंट भरा। कालूराम ने होठों पर जहरीली मुस्कान लिए बारी बारी सबको देखा। कौन हो तुम? पारसनाथ के होठों से सख्त स्वर निकला। कालूराम। कालूराम के घोड़े जैसे दांत पुनः चमके। मैंने तुम्हारा नाम नहीं बल्कि तुम्हारी हकीकत के बारे में पूछा है, पारसनाथ ने उसी लहजे में कहा। इस मामले में बार बार तुम क्यों आ रहे हो? तुम किसकी तरफ से काम कर रहे हो? क्या चाहते हो? अमित तुम्हारे पास भी हो सकता है। कालूराम हंसा। बहुत सारे सवाल पूछ लिए, जवाब दो। पारसनाथ की आवाज में कठोरता आ गई। यही तो दिक्कत है कि मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। कालूराम ने लापरवाही से अपने दोनों हाथ रगड़े। बस जैसे मैं आ जा रहा हूँ वैसे ही देखते रहो मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए कालूराम। पारसनाथ के चेहरे पर दरिंदगी उभरी। कालूराम ने तीखी निगाहों से पारसनाथ को देखा। नहीं तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त भून दूंगा। पारसनाथ दरिंदा सा नजर आने लगा। तुम में बेशक कितनी ही ताकत सही, लेकिन 2 गोलियां तुम्हारे सिर में लगेंगी तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। कालूराम ऐसे हंसा जैसे किसी ने मजाक किया हो। कालूराम?
मोना चौधरी दांत भींचकर कह उठी, अब तक तो तुमने जो किया किया, लेकिन यहाँ आकर तुमने अपनी जिंदगी की आखिरी गलती की है। तुम जिंदा नहीं बच सकते। बच जाऊंगा। कालूराम के चेहरे पर जहरीली मुस्कान और आवाज में विश्वास था। तुम्हें यह भी बताना होगा कि तुमने, पारसनाथ दरिंदगी से कह उठा, मोना चौधरी से यह झूठ क्यों बोला कि देवराज चौहान ने तुम्हें 10 लाख दिए हैं मोना चौधरी को मारने के लिए। जो झूठ बोलकर तमाशा देखने में मजा है वह सच में कहा। कालूराम ने कमीने स्वर में कहा, मुझे तो आग लगाकर तमाशा देखना अच्छा लगता है, वही कर रहा हूँ। मोना चौधरी चौंकी, चेहरे पर खतरनाक भाव आकर ठहरने लगे। तो तुमने यह बात झूठ कही थी? वह गुर्राई। हाँ, मैं ऐसे ही मजे लेता हूँ। कालूराम हंसा। सूरज सिंह ने अपनी कोवे की चोंच जैसी नाक को मसला। मैं तुम्हें ऐसी मौत मारूंगी कालूराम कि तुम। रुको, पारसनाथ बोला। मोना चौधरी का दरिंदगी से भरा चेहरा देखने लायक था। बिना वजह तो तुम यह सब करने से रहे? पारसनाथ ने पूर्वता स्वर में पूछा। किसके इशारे पर यह सब कर रहे हो? मोना चौधरी और देवराज चौहान में झगड़ा क्यों बढ़ा रहे हो? यह नहीं बता सकता, कालूराम ने शांत भाव में कहा। क्यों? नहीं तो नहीं, बार बार क्यों मत पूछो, कालूराम ने कड़वे स्वर में कहा। अब बीच में कोई नहीं आएगा। दांत भींचकर कहते हुए मोना चौधरी ने मौत के अंदाज में हाथ में दबी रिवॉल्वर का रुख उसकी तरफ किया। इसका मर जाना ही ठीक है, क्योंकि यह, मैं तो तभी से मरा बैठा हूँ जब से तुम्हें देखा है, कालूराम ने गहरी सांस लेकर कहा। लेकिन जो मर गए हैं पहले उनके बारे में तो सुन लो, उनके दुख में शामिल हो जाओ। कहते हुए कालूराम ने सूरज सिंह पर नजर मारी। अभी तक किसी ने नहीं पूछा कि कालूराम तू यहाँ क्यों चला आया? सूरज सिंह की आंखें सिकुड़ी। उसने कोवे की चोंच जैसी नाक को उंगलियों में दबाकर मसला। मोना चौधरी के होठ खिंच गए। पारसनाथ ने पैनी निगाहों से कालूराम को देखा। मतलब कि कोई बम फोड़ने आए हो? महाजन बोतल से घूंट भरता हुआ बोला। कालूराम के चेहरे पर विषैले भाव उभरे। बम तो फट ही चुका है, अब तो उस बम के अवशेष ही इकट्ठे किए जा सकते हैं। कहते हुए कालूराम ने गहरी लंबी सांस ली। लेकिन तुम लोगों का क्या जाता है? जिसका गया है दुख तो उसे होगा। कहने के साथ ही कालूराम की नजर पुनः सूरज सिंह की तरफ उठी। सूरज सिंह के मस्तिष्क में खटका हुआ। क्या बकवास करने आए हो? मोना चौधरी गुर्राई। कालूराम ने मोना चौधरी को देखा, फिर सूरज सिंह पर नजरें जा टिकी। मुझे तुम्हारे भाई की मौत का बहुत दुख है, कालूराम ने शांत भाव से कहा। सब चौंके। सूरज सिंह दो पल के लिए हक्का बक्का रह गया। क्या बक रहे हो? सूरज सिंह के होठों से अजीब सा स्वर निकला। मैं तुम्हारे भाई की मौत की खबर तुम्हें दे रहा हूँ। सुजान सिंह नाम है ना उसका? सूरज सिंह के मस्तिष्क को झटका लगा। बकवास करता है तू? सूरज सिंह कालूराम पर पागलों की तरह झपट पड़ा और गुस्से में उसकी छाती पर जोर से घूंसा मारा, जिसका कालूराम पर कोई असर नहीं हुआ। झूठ बोलता है तू, भाई नहीं मर सकता, वह कभी नहीं मर सकता। वह, कालूराम ने उसे दोनों कंधों से पकड़कर पीछे किया और शांत स्वर में बोला। मैं जानता हूँ कि ऐसा ही होता है जब अपने किसी खास की मौत की खबर मिलती है। सुनने पर विश्वास नहीं आता कि ऐसा भी हो सकता है। मैं तुम्हारे दिल की हालत समझ रहा हूँ, लेकिन मैं भी क्या करूँ? अभी अभी तो देखकर सीधा आ रहा हूँ। सूरज सिंह बुत सा बना कालूराम को देखता रहा। उसके चेहरे पर 20 तरह के भाव गुड़मुड़ हो रहे थे। सुजान सिंह की मौत की खबर उसके कानों से भीतर न घुस रही थी। ऐसे में वह भाई की मौत की खबर का यकीन कैसे करता? दिलो दिमाग ही नहीं मान रहे थे। तुम फिर बकवास कर रहे हो, मोना चौधरी ने दांत भींचकर कहा। तुम एक बार झूठ बोल दिया तो क्या सारी उम्र ही झूठ बोलता रहूंगा? कभी सच नहीं कहूंगा क्या? कालूराम ने तीखे स्वर में कहा। जब मैं कह रहा हूँ तो तुम लोगों को मेरी बात मान लेनी चाहिए। यह तो ऐसी बात है जिस पर झूठ का पर्दा नहीं डाला जा सकता, और मुझे तो वही झूठ बोलने की आदत है जो कुछ तो लंबा चले। मैं तो सूरज सिंह को उसके भाई की बुरी मौत के बारे में बताने। कैसे मरा वह? मोना चौधरी के पीछे दांतों से शब्द निकले। रुस्तम राव ने मारा उसे। रुस्तम राव? मोना चौधरी के होठों से निकला। हाँ, कालूराम ने आग लगाई। देवराज चौहान के इशारे पर रुस्तम राव ने सुजान सिंह को मारा।
देवराज चौहान पास खड़ा रहा। रुस्तम राव ने सुजान सिंह की गर्दन तोड़कर घुमा दी। मैं दूर से यह सब देख रहा था। वास्तव में वह लड़का तो मुझसे भी बड़ा जालिम है। क्या बुरी मौत दी है उसने सुजान सिंह को। मारना था तो इज्जत भरे ढंग से मार सकता था। इतनी दर्द भरी मौत देने का क्या फायदा था। 2 पलों के लिए वहां सन्नाटा सा छा गया। सबकी नजरें कालू राम पर थी, लेकिन सूरज सिंह के चेहरे पर पागलपन बढ़ता जा रहा था। उसका चेहरा लाल सुर्ख हो उठा था। आंखों में दरिंदगी ही दरिंदगी नाच रही थी। भिजे होंठ, कसे जबड़े। उसका चेहरा इस कदर भयानक हो उठा था कि देखते ही बात बनती थी। देवराज चौहान, सूरज सिंह गुस्से से कांपता गला फाड़कर चीखा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कुत्ते। अपने भाई की जान के बदले तो मैं दुनिया की सब जानें ले सकता हूँ। मैं आ रहा हूँ। आज तेरा वो हाल करूंगा कि दोबारा जन्म लेने पर कांपेगा। कहने के साथ ही वह दरवाजे की तरफ झपटा। सूरज सिंह के होठों से घायल दरिंदे की भांति गुर्राहट निकल रही थी। उसने सिटकनी हटाकर दरवाजे के पल्ले खोले थे कि तभी मोना चौधरी उसके पास पहुंची। जल्दबाजी मत करो सूरज। मोना चौधरी ने उसकी बाह पकड़ ली। छोड़ दो मुझे। सूरज सिंह ने अपनी गुस्से से कांपती बाह को झटका दिया। मैं आज देवराज चौहान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाई की जान लेकर वह अपनी जान को। सूरज, मोना चौधरी का स्वर कठोर हो गया। रोको मत। सूरज सिंह मोना चौधरी को देखकर गुर्राया। मेरा भाई मरा है, मेरा, तुम्हारा नहीं मरा। तुम्हारा मरा होता तो फिर मैं इसी तरह तुम्हें मजे ले लेकर रोक रहा होता। पागल मत बनो। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। सूरज सिंह रिवॉल्वर वाला हाथ हवा में लहराकर बोला, मेरा भाई मरा है, तुम। तभी मोना चौधरी ने सूरज सिंह की बाह पकड़कर जोर से झटका दिया। सूरज सिंह खुद को संभाल न सका और कुछ कदम दूर पड़ी कुर्सी से जा टकराया। हाथ से रिवॉल्वर निकल गई। दांत भींचे सूरज सिंह ने गुर्राकर उठना चाहा कि तभी महाजन उसके सिर पर पहुंचा और रिवॉल्वर वाला हाथ उसकी तरफ करके एक एक शब्द चबाकर कठोर स्वर में बोला, ऐसे ही पड़ा रहे। तेरी तो। सूरज सिंह ने पागलों की तरह गुर्राकर उठना चाहा। महाजन ने नीचे झुककर रिवॉल्वर की नाल उसकी छाती पर रख दी। बताऊं, तेरी तो। वह एकाएक सूरज सिंह से भी ज्यादा पागल नजर आने लगा। सूरज सिंह ने मौत भरी निगाहों से उसे देखा। अगले ही पल उसके होठों से वहशी गुर्राहट निकली और नीचे गिरे गिरे ही महाजन पर झपट पड़ा। इससे पहले कि सूरज सिंह अपनी हरकत में कामयाब हो पाता, दांत भींचकर महाजन ने अपनी रिवॉल्वर की नाल उसके चेहरे पर मारी। सूरज सिंह करहा उठा। उसी समय दूसरा वार महाजन ने उसकी कनपट्टी पर किया। सूरज सिंह के होठों से पीड़ा और क्रोध भरी कराह निकली। साथ ही नीचे लुढ़ककर बेहोश होता चला गया। गाल पर चोट होने की वजह से उसके मुंह से खून की धार निकलने लगी थी और कनपट्टी पर चोट होने के कारण भी जख्म का निशान नजर आने लगा था। महाजन सीधा हुआ। चेहरे पर क्रूरता नाच रही थी। सूरज सिंह के बेहोश होते ही एकाएक वहां उभरी हलचल शांत हो गई थी। पारसनाथ की खुरदुरी नजरें बेहोश सूरज सिंह के चेहरे पर थी। मोना चौधरी के होठ भी कसे हुए थे। अगले ही पल मोना चौधरी की खतरनाक निगाह कालू राम की तरफ घूमी। मोना चौधरी के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। कालू राम वहां नहीं था। मोना चौधरी जल्दी से बाहर निकली। पारसनाथ और महाजन की आंखें मिली। महाजन गहरी सांस लेकर रह गया। पैंट में फंसा रखी बोतल निकालकर घूंट भरा। पारसनाथ ने हाथ में थमे रिवॉल्वर को देखा, फिर उसे जेब में डाल लिया। उसी वक्त मोना चौधरी वापस आई। कालू राम भाग निकला है। मोना चौधरी दांत भींचे कड़वे स्वर में कह उठी। अगर यह शोर शराबा न करता तो कालू राम को बच निकलने का मौका नहीं मिलता। मोना चौधरी की दहकती निगाह बेहोश सूरज सिंह पर जा टिकी। कोई कुछ नहीं बोला। कालू राम हमारे यहाँ होने के बारे में जानता था? एकाएक महाजन ने पूछा। नहीं। मोना चौधरी की आवाज कठोर थी। लेकिन वह क्या क्या जानता है यह मैं भी नहीं जानती। कालू राम की असलियत मेरी समझ से बाहर है। वह ना तो देवराज चौहान के हक में काम कर रहा है और ना ही मेरे, और वह जो कर रहा है मेरी समझ से बाहर है। उसका हर कदम मुझ में और देवराज चौहान में दुश्मनी बढ़ाने के लिए हरकत करता है। तुम ठीक कहती हो मिन्नो। इस आवाज पर सब चौंके। नजरें दरवाजे की तरफ घूमी।
खुले दरवाजे के बीचों बीच अपना शांत चेहरा लिए फकीर बाबा खड़े थे। बाबा, आप? मोना चौधरी के होठों से निकला। हाँ, मुझे आना पड़ा, यह सोचकर कि शायद अब तो तुम कालू राम का चरित्र समझ गई होंगी कि उसका काम तुम दोनों को लड़वाना है। बहुत पहले भी मैंने यह बात कही थी, लेकिन तुमने मेरी बात पर गौर नहीं किया। फकीर बाबा का स्वर शांत था। 3 जन्मों से कालू राम ऐसा ही करता आ रहा है, तुम्हारे और देवा के बीच। हर जन्म में वह अलग अलग रूप में, अलग अलग वजह से आया। इस जन्म में भी वह तुम लोगों के बीच आ गया। और लेकिन बाबा, कालू राम है कौन और इस जन्म में क्यों? वक्त तुम्हें सब बातों का जवाब देगा मिन्नो। अभी भी वक्त है। देवा से दुश्मनी का इरादा छोड़ दो। 3 जन्मों से चली आ रही इस लड़ाई को खत्म कर दो। मैं शाप से मुक्त हो जाऊंगा। मोना चौधरी ने होठ खींच लिए। कुछ नहीं होगा। लड़ाई का अंत इस जन्म में तुम दोनों में से एक की मौत पर होगा। फकीर बाबा ने शांत लहजे में कहा। और मैं फिर तुम दोनों के अगले जन्म में एक साथ फिर मिलने और तुम दोनों में सुलह कराने की कोशिश में इंतजार करता रहूंगा। मोना चौधरी ने भिजे होठों और गहरी निगाहों से फकीर बाबा को देखा। बाबा, हर बार तुम इन्हीं बातों का जिक्र करते हो, पिछले जन्मों की बातें दोहराते हो, लेकिन बताते कुछ भी नहीं। कुछ तो पता चले कि क्या सुनना चाहती हो मिन्नो? फकीर बाबा की आंखों में चमक तीव्र हो गई। हाँ, मोना चौधरी का दिल धड़का। महाजन ने तुरंत बोतल से घूंट भरा। पारसनाथ गंभीर निगाहों से फकीर बाबा को देख रहा था। वक्त कहाँ है तुम्हारे पास मेरी बात सुनने का या समझने का? फकीर बाबा ने हौले से सिर को दाएं बाएं हिलाया। तुम तो अपनी जीत का दामन छोड़ने को ही तैयार नहीं। जब तक तुम्हारे मन में देवा से टकराव की भावना रहेगी, मेरी कही बात को समझ नहीं पाओगी। बाबा, मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा, मैं आपकी बात मानना चाहती हूँ, इस लड़ाई को खत्म कर देना चाहती हूँ, लेकिन हालात ऐसे हैं कि मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती। हालात इंसान खुद पैदा करता है, खुद ही हालात से निकलता है। फकीर बाबा ने गंभीर स्वर में कहा। देवा से झगड़ने की जिद छोड़ दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ऐसा नहीं हो सकता बाबा, मेरी इज्जत का सवाल है, मैंने हारना नहीं सीखा। और फिर वही बात जो पिछले जन्म में और उससे पिछले जन्म में कही थी। फकीर बाबा की आवाज में दुख भर आया। हारना तुमने सीखा नहीं, जीत तुम पाई नहीं। यही बात देवा पर लागू होती है कि वह भी जीत नहीं पाता। कितनों जन्मों तक चलेगा यह सब? मोना चौधरी गुस्से से भरी बेचैनी से खड़ी रही। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।